पूनम जब से शादी करके ससुराल आई तब से वह देख रही थी कि उसका पति मनोज अपने पिता से बहुत प्यार करता है। वही उसका जेठ पंकज सरकारी नौकरी का बहाना बनाकर घर से दूर अपना परिवार लेकर रहता। जब भी पंकज की पत्नी पवित्रा अपना स्टेटस लगाती कि वह कहीं किटी पार्टी में गई है या कहीं मॉल में शॉपिंग कर रही है, तो पूनम उसका स्टेटस देखकर जल भुन जाती और अपना सारा गुस्सा अपने बूढ़े ससुर मोहनलाल जी पर निकालती। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती। कभी कभी तो वह अपने पति मनोज को भी ताने मारने से बाज नहीं आती थी, जिसके कारण उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते। एक दिन उसका पति मनोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी मोहनलाल जी लाठी टेकते हुए आए और बोले, बहू मुझे भी थोड़ी सी चाय बना दो। ये सुन पूनम ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों पिताजी, मैं कितनी बार चाय बनाती रहूं? मैंने सुबह चाय बनाई थी ना। बार बार मैं एक ही काम में लगी रहूं? मैं भी इंसान हूं, कोई मशीन नहीं जो बटन दबाते ही काम करना शुरू हो जाए। अब नाश्ते का समय हो गया है। नाश्ता करना है तो करो, नहीं तो अपने बिस्तर पर जाकर आराम करो। किसने कहा था आपको देर तक सोने के लिए? आपके जैसे बूढ़े लोग तो सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आप हैं कि आलसी की तरह पड़े रहते हैं। ना जाने भगवान का भजन करने में भी आपको क्या दिक्कत है। वैसे आपको तो वहाँ रहना चाहिए जहाँ आपकी उम्र के लोग रहते हैं, ताकि उन्हें देखकर कुछ सीख सको। एक कप चाय के लिए बहू ने इतनी सारी बातें सुना दी थी। मोहनलाल जी को यकीन नहीं हो रहा था, न ही मनोज को यकीन था कि उसकी पत्नी उसके सामने ही उसके पिता को ऐसी जली कटी बातें सुनाएगी। तभी उसने कहा, पूनम, अगर तुमको पापा के लिए चाय नहीं बनानी है तो एक बार में ही मना कर दो ना। इतनी सारी बातें सुनाना जरूरी है क्या? इतना कहकर वो नाश्ता बीच में ही छोड़कर उठा और अपने पिताजी के लिए चाय बनाकर ले आया। ये देखकर पूनम आग बबूला हो गई और बोली, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी सेवा करते हुए और जिम्मेदारी निभाते हुए, और इनके बड़े बेटे बहू को तो कोई जवाबदारी नाम की चीज ही नहीं है। तभी मनोज कुछ कहता, उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। मनोज ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। उनके हाथ में लाल रंग की एक फाइल थी। मोहनलाल जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने ही इन्हें बुलाया है, मुझे वसीयत बनवानी है। मोहनलाल जी के इस वाक्य से घर में अचानक सन्नाटा पसर गया। पूनम पीछे खड़ी स्तब्ध रह गई। तभी वकील साहब कागज निकालते हुए बोले, ये देखिए मोहनलाल जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने कागज तैयार कर दिए हैं। कहते हुए वकील ने औपचारिकता के तौर पर उन कागजों पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वकील वैसे पढ़ रहे थे, वैसे वैसे पूनम का पारा चढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत कहा, बाबूजी, इतने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। मनोज दिन रात पसीना बहाता है और जेठ जी, उन्होंने तो कभी आपकी खोज खबर ही नहीं ली। फिर भी संपत्ति में इस तरीके का बंटवारा क्यों? दरअसल जो वसीयत थी उसको मोहनलाल जी ने अपने दोनों बेटों में बराबर बांटी थी, जो कि पूनम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मोहनलाल जी की थकी आंखों में संकोच और बेबसी थी। उन्होंने कहा, बहू, पंकज भी तो मेरा बेटा ही है, तो फिर मैं दोनों में फर्क कैसे कर सकता हूँ? पूनम 2 कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने कहा, आपकी 2-2 आंखें होने के बावजूद आपको दोनों बेटों में फर्क नहीं दिखता पिताजी। तभी मनोज ने पूनम का हाथ दबाया और धीरे से कहा, पूनम, शांत रहो। बाबूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पूनम के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन वह कुछ और ना बोलकर रसोई में चली गई। अब वहां केवल वसीयत के कागजों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूनम रसोई में तो चली गई थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह वही बैठक में चल रही बातचीत में अटका हुआ था। चूल्हे पर चाय चढ़ी थी, पर उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसे बार बार वही बात चुभ रही थी कि इतने सालों से वह और उसका पति मनोज इस घर में रहकर मोहनलाल जी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी संपत्ति का बंटवारा बराबर क्यों?
उधर बैठक में मोहनलाल जी कुर्सी पर बैठे थे और वकील साहब धीरे धीरे वसीयत के कागज पढ़ रहे थे। मनोज चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो लालच था और न ही किसी तरह की उत्सुकता। वह बस अपने पिता को देख रहा था। मोहनलाल जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा मनोज, मुझे पता है कि तुम और पूनम मेरी बहुत सेवा करते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि पंकज कई सालों से घर से दूर है, लेकिन एक पिता के लिए दोनों बेटे बराबर होते हैं। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मनोज ने धीरे से कहा, बाबूजी, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही कीजिए। मुझे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है। इतना सुनकर वकील साहब मुस्कुराए और बोले, आजकल ऐसे बेटे बहुत कम मिलते हैं जो संपत्ति के मामले में इतना शांत रहते हैं। मनोज ने सिर झुका लिया। वो ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था। तभी रसोई से बर्तनों की तेज आवाज आई। पूनम शायद जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि उसकी नाराजगी सबको समझ में आ जाए। कुछ देर बाद वह चाय लेकर बैठक में आई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपकी चाय। मोहनलाल जी ने कप उठाया और धीरे से बोले, धन्यवाद बहू। लेकिन पूनम की आंखों में अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वकील साहब ने कागज समेटते हुए कहा, मोहनलाल जी, अब आपको बस इन कागजों पर साइन करने हैं। उसके बाद यह वसीयत कानूनी रूप से मान्य हो जाएगी। मोहनलाल जी ने चश्मा लगाया और कागजों को ध्यान से देखने लगे। पूनम वहीं खड़ी थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर आज ये वसीयत बन गई तो उसके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। अचानक उसने कहा, पिताजी, एक बात पूछूं? मोहनलाल जी ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और बोले, पूछो बहू। पूनम ने कहा, अगर कल को आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कौन आपके साथ रहेगा? हम या जेठ जी? मोहनलाल जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया था कि पूनम क्या कहना चाहती है। मनोज ने तुरंत कहा, पूनम, ये सब बातें करने का समय नहीं है। लेकिन पूनम चुप होने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। जो लोग साथ रहते हैं वही असली जिम्मेदारी निभाते हैं। मोहनलाल जी ने शांत आवाज में कहा, बहू, जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का हक छीन लें। इतना कहकर उन्होंने कागज पर साइन कर दिए। जैसे ही साइन हुए, पूनम के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। वकील साहब ने कागज फाइल में रखे और उठते हुए बोले, अब मैं चलता हूँ। अगर आगे कभी कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मनोज ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ दिया। दरवाजा बंद होते ही घर में फिर से सन्नाटा छा गया। पूनम बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने गुस्से में अलमारी का दरवाजा जोर से बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद मनोज कमरे में आया और बोला, पूनम, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? बाबूजी ने जो किया है वो गलत नहीं है। पूनम ने तीखी आवाज में कहा, गलत नहीं है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मनोज ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि पंकज भी इस घर का बेटा है। पूनम हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में तंज था। उसने कहा, बेटा तो है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाला बेटा नहीं है। मनोज कुछ नहीं बोला। पूनम ने आगे कहा, जब बाबूजी बीमार पड़ते हैं तो कौन अस्पताल ले जाता है? जब उन्हें दवाई चाहिए होती है तो कौन लाकर देता है? तुम और मैं। एक शाम सब लोग बैठक में बैठे थे। मोहनलाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे धीरे धीरे अखबार पढ़ रहे थे। मनोज ऑफिस से लौटकर आया ही था और पंकज मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। पूनम रसोई में चाय बना रही थी। कुछ देर बाद वो ट्रे में चाय लेकर आई और सबके सामने कप रख दिए। पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद पूनम, तुम्हारी बनाई चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूनम ने हल्के स्वर में कहा, बस जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही है। पंकज ने चाय का कप उठाते हुए कहा, वैसे सच कहूँ तो इतने सालों में पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर आया हूँ। ये सुनकर मोहनलाल जी मुस्कुरा दिए।
लेकिन पूनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद पंकज ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ दिन यहीं रुक जाऊं। मोहनलाल जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पूनम ने ये सुनकर मन ही मन सोचा, अब देखना ये लोग क्या नया रंग दिखाते हैं। रात का खाना सबने साथ में खाया। खाने के दौरान पवित्रा ने कई बार पूनम की मदद करने की कोशिश की, लेकिन पूनम हर बार कह देती, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। उस रात मनोज और पूनम के बीच फिर वही बात शुरू हो गई। पूनम ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भैया अचानक बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं? मनोज ने शांत स्वर में कहा, पूनम, वो हमारे बड़े हैं, इतने साल बाद घर आए हैं तो थोड़ा समय तो दो। पूनम ने कहा, समय देने की बात नहीं है, मुझे बस ये समझ नहीं आता कि जिन लोगों ने सालों तक इस घर की तरफ देखा भी नहीं, उन्हें अब अचानक इतना लगाव कैसे हो गया? मनोज ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि पूनम को समझाना आसान नहीं है। उधर दूसरे कमरे में पंकज और पवित्रा भी बात कर रहे थे। पवित्रा ने धीरे से कहा, तुमने देखा ना पूनम कितनी नाराज है? पंकज ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी नाराजगी भी गलत नहीं है। आखिर इतने साल से वही लोग पिताजी के साथ हैं। पवित्रा ने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि हमें बहुत संभल कर रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। पंकज ने सिर हिलाया। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मोहनलाल जी ने अचानक कहा, बेटा पंकज, तुम कब तक रुकोगे? पंकज ने कहा, पिताजी, अभी तो कुछ दिन यहीं रहने का सोच रहा हूँ। पूनम ने तुरंत कहा, अच्छा है, आपको भी पता चल जाएगा कि घर संभालना कितना आसान काम नहीं होता। पंकज ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, पिताजी, मैं सोच रहा था कि घर की कुछ मरम्मत करवा दी जाए। दीवारों का पेंट भी पुराना हो गया है। मोहनलाल जी ने कहा, हाँ बेटा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो करवा लो। पूनम चुप रही, लेकिन उसके मन में फिर सवाल उठने लगे। कुछ दिनों में घर में सचमुच मरम्मत का काम शुरू हो गया। मजदूर आने लगे, पेंट का काम शुरू हो गया। घर का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन पूनम ने मनोज से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? मनोज ने कहा, क्या मतलब? पूनम ने कहा, मतलब ये कि अचानक घर की मरम्मत, अचानक इतना खर्च। ये सब क्यों? मनोज ने कहा, शायद भैया चाहते हैं कि घर अच्छा लगे। पूनम ने कहा, या फिर वह कुछ और सोच रहे हैं। मनोज ने उसे फिर समझाने की कोशिश की। पूनम, हर बात में शक मत किया करो। लेकिन पूनम का मन मानने को तैयार नहीं था। उधर मोहनलाल जी इन सब बातों से अनजान अपने कमरे में बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। उन्हें बस यही खुशी थी कि दोनों बेटे उनके सामने बैठे हैं। एक शाम जब सब लोग बैठक में बैठे थे, तभी अचानक मोहनलाल जी को हल्का सा चक्कर आया। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया। मनोज तुरंत उठकर उनके पास गया और बोला, बाबूजी क्या हुआ? मोहनलाल जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, शायद कमजोरी है। पूनम भी दौड़कर आई। पंकज ने तुरंत कहा, नहीं, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ ही देर में सब लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा आराम और सही खानपान जरूरी है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उस दिन के बाद से घर का माहौल फिर बदल गया। अब सबको ये एहसास हो गया था कि मोहनलाल जी की उम्र हो चुकी है। पंकज ने कहा, पिताजी, अगर आप कहें तो कुछ दिन मेरे साथ चलिए। ये सुनकर पूनम चौंक गई। मनोज भी चुप हो गया। मोहनलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। पूनम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। उसे लग रहा था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। और उसे ये भी लग रहा था कि आने वाले समय में कोई ऐसा सच सामने आएगा जो इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन वो सच क्या था, ये अभी किसी को पता नहीं था।
घर में उस दिन के बाद से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। मोहनलाल जी की तबीयत खराब होने की घटना ने पूरे परिवार को अंदर से हिला दिया था। अब हर किसी के मन में ये बात साफ हो गई थी कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी शांति रही। पंकज पहले से ज्यादा समय अपने पिता के साथ बिताने लगा। वो उनके पास बैठकर पुरानी बातें करता, कभी उनके साथ टहलने चला जाता तो कभी उनकी दवाइयों का ध्यान रखता। पूनम ये सब देख रही थी। उसके मन में अब भी संदेह था, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी लग रहा था कि शायद पंकज सच में अपने पिता के करीब आना चाहता है। एक शाम सब लोग बैठक में बैठे थे। मोहनलाल जी ने धीरे से कहा, बेटा पंकज, बेटा मनोज, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। दोनों बेटे तुरंत उनके पास बैठ गए। मोहनलाल जी ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, सुख भी देखा है और दुख भी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं अपने बच्चों को साथ देखता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर रुककर दोनों बेटों की तरफ देखा। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जाने के बाद भी तुम दोनों भाई ऐसे ही साथ रहो। संपत्ति, पैसा, ये सब चीजें इंसान को जोड़ती कम है और तोड़ती ज्यादा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पंकज ने धीरे से कहा, पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मनोज भी बोला, हाँ बाबूजी, हम हमेशा साथ रहेंगे। पूनम ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने कई बार गुस्से में ऐसी बातें कह दी थीं जो नहीं कहनी चाहिए थी। उस रात जब सब लोग अपने कमरे में गए तो पूनम ने मनोज से कहा, शायद मैं कुछ बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। मनोज ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हम समय रहते समझ जाएं तो सब ठीक हो सकता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पंकज ने घर की मरम्मत का काम पूरा करवाया। दीवारों पर नया पेंट हो गया, आंगन साफ सुथरा लगने लगा। मोहनलाल जी रोज सुबह आंगन में बैठकर धूप सेंकते और दोनों बेटों को साथ देखकर खुश होते। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने वसीयत बनाकर सही किया। कम से कम अब तुम सबको ये चिंता नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा। पंकज ने तुरंत कहा, पिताजी, सच कहूँ तो अब मुझे उस वसीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे जरूरी आप है। मनोज ने भी सिर हिलाया। पूनम ने भी धीरे से कहा, पिताजी, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल जी ने प्यार से कहा, बहू, घर में रहने वाले लोग अगर छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते रहेंगे तो घर घर नहीं रहेगा। तुम सब मेरे बच्चे हो। उस दिन के बाद घर में पहले जैसा तनाव कभी वापस नहीं आया। सबको समझ आ गया था कि रिश्तों की असली कीमत संपत्ति से कहीं ज्यादा होती है। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना ने पूरे परिवार को एक सीख दे दी थी। घर को जोड़कर रखने के लिए विश्वास, सम्मान और प्यार सबसे जरूरी होते हैं। और शायद यही कारण था कि अब उस घर में पहले से ज्यादा सुकून था। मोहनलाल जी अक्सर मुस्कुराकर कहते, जब परिवार साथ होता है तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। और सच भी यही था। जिस घर में पहले छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, अब उसी घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगी थी। समय ने सबको ये सिखा दिया था कि इंसान चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर परिवार साथ न हो तो वो सब बेकार है। लेकिन अगर परिवार साथ हो तो छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी खुशियों से भर जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देशी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।